सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत मस्त होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज मेरे 9th ग्रेडर्स के लिए मेरा वन शॉट आने वाला है 20 मिनट्स में। आज हम इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज को जस्ट 20 मिनट्स में समराइज अप करने वाले हैं, जिसका ऑलरेडी हम एनसीईआरटी मैराथन कर चुके हैं। तो भाई इसको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, माइंड मैपिंग के लिए आपकी मैं लेके आई हूं। तो मेक श्योर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सेशन वॉच करो। चलो तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को कि इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज है क्या। भाई देखो, अब हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो होती जा रही है ग्रो डे बाय डे। हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन फूड, वो चाहे प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हो या एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स है। हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाने के लिए प्लांट और एनिमल दोनों पे डिपेंड रहते हैं। कॉमन सेंस ही बात है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? फूड के लिए हमको एग्रीकल्चर करना पड़ता है और एनिमल के लिए हमको एनिमल हस्बेंड्री। बहुत सारे लोग हैं जो वेजिटेरियन के साथ साथ नॉन वेजिटेरियन भी है। तो भाई ऐसा फूड ग्रो करवाने के लिए हमको टेक्निक्स भी पता होनी चाहिए, जिसके लिए सबसे अच्छी टेक्निक होती है आपकी एग्रीकल्चर, जो आज के टाइम पे इंडिया में सबसे ज्यादा मोस्टली फॉलोड ऑक्यूपेशन है। तो बात ये आती है कि भाई एग्रीकल्चर तो चलो हम कर लेंगे, लेकिन अब बात ये आती है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है इट्स ग्रोइंग डे बाय डे। भाई अनलिमिटेडली हमारी ये जो पॉपुलेशन है इतनी ज़्यादा ग्रो होती जा रही है और इतनी ज़्यादा इंटेंसिवली हम लोग अपने लैंड के ऊपर डिपेंडेंट है रहने के लिए, खाने के लिए, हर तरीके से। तो भाई ये सारे चैलेंजेस हमको फेस करने पड़े थे जब हमने लिया था, अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया था। उसके बाद से हमको ये सारी प्रॉब्लम्स काफी सारी फेस करनी पड़ी थी। इन प्रॉब्लम्स को हमारा सोल्यूशन निकालने के लिए ये किया गया कि अब भाई हमें क्या करना है? अपनी क्रॉप्स की और लाइफ स्टॉक की एफिशिएंसी इंक्रीज करनी पड़ेगी। एफिशिएंसी इंक्रीज करने का मतलब ये है कि जो क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं वो इतनी ग्रो करें, उसका प्रोडक्शन इतना बढ़ा दें कि हमारी जितनी पॉपुलेशन जो ग्रो हो रही है उसको टाइम टू टाइमली फूड मिलता रहे, कहीं भी फूड की स्कैर्सिटी ना हो, जिसके लिए आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो भाई देखो हुआ क्या था जब इंडिपेंडेंस हमारा हो गया था। हम 1947 में इंडिपेंडेंस जब घोषित कर दिए गए थे, उसके काफ़ी टाइम बाद भाई एक हमारे महान हस्ती जी आए थे जिनका नाम है MS स्वामीनाथन जी। वो काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर के आए थे। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब ये था कि उस टाइम पे भी हमारी पॉपुलेशन काफ़ी ग्रो कर रही थी, लोगों के पास खाने के लिए फूड नहीं था। तो वो फूड की अवेलेबिलिटी को मीट अप कराने के लिए वो एक रेवोल्यूशन लेकर के आए थे, ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने क्या किया था? फूड ग्रेन का इंक्रीमेंट करवाया था, प्रोडक्शन करवाया था। तो कैसे करवाया था? अच्छे सीड यूज करके, उनको केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करके। तो आज के टाइम पे ये है कि इंडिया खुद के लिए भी खाना प्रोड्यूस कर पा रहा है और इवन हमारे इंडिया से बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस पे फूड ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आया था व्हाइट रेवोल्यूशन, जो बेसिकली हमारा मिल्क बेस्ड था। भाई अब हम मिल्क बेस्ड चीज़ें भी तो खाते हैं, हमें मिल्क की ज़रूरत होती है, मलाई, दूध, दही, ये सब भी तो हम खाते हैं। तो इनके भी प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए काफ़ी सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ की गई थी, जिसकी वजह से हमारे मिल्क का प्रोडक्शन भी काफ़ी बढ़ गया था और ये गुजरात में ज़्यादा स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम लोग। तो भाई अब हमें अपनी बढ़ानी है क्रॉप की प्रोडक्शन, क्रॉप की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ानी है। लेकिन उससे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ना कि क्रॉप कितने तरीके की होती है, क्या होती है क्रॉप, कितने टाइप्स की होती है। तो भाई 2 टाइप्स की मेनली क्रॉप होती हैं, खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट से गोल्डन टिप दे दूं कि खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, तो मेक श्योर करना कि आप इसका डिफरेंस पढ़ करके जाओ, ठीक है। तो भाई अगर मैं खारिफ क्रॉप की बात करूं तो ये क्रॉप ना मॉनसून क्रॉप होती है, इनको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, दैट इज द जून टू अक्टूबर। ये जून टू अक्टूबर में सबसे ज्यादा ग्रो की जाती है, इनको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, इसीलिए हम खारिफ क्रॉप को मॉनसून क्रॉप्स भी बोलते हैं। इनके मेन एग्जांपल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे: पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम। तो भाई मेक श्योर करना क्वेश्चन लिख करके आ रहे हो, आंसर लिख करके आ रहे हो तो एग्जांपल जरूर मेंशन करना।
नेक्स्ट आ जाता है आपका राबी क्रॉप्स, जिनको हम विंटर क्रॉप्स बोलते हैं, क्योंकि ये मेनली विंटर सीजन में ग्रो करते हैं, नवंबर टू अप्रैल में। अप्रैल में इनकी हार्वेस्टिंग होती है, नवंबर में आप इनको सॉइल में सो करते हो, लगाते हो क्रॉप्स को। और इनके मेन एग्जांपल्स हैं वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लिनसीड्स। तो मेक श्योर करना कि खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप का डिफरेंस अच्छे से पढ़ करके जाओ और इनके एग्जाम्पल्स मत मिस आउट करके आना। एग्जाम्पल लिखोगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है अब हमारा फार्मिंग प्रैक्टिसेस। अब फार्मिंग प्रैक्टिसेस में 3 तरीके की चीजें हमने फॉलो करी थी। क्यों फॉलो करी थी? क्योंकि भाई हमें ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा करना था। सबसे पहले हम लोगों ने जो किया था वो किया था, हम लोगों ने क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया था। क्या किया था? क्रॉप की वैरायटी इंप्रूव करी थी। दूसरा हमने किया था क्रॉप की प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, और तीसरे हमने ध्यान दिया था उसके प्रोटेक्शन पे। देखो, वैरायटी का मतलब ये होता है कि हम कितना अच्छा सीड यूज कर रहे हैं, हम कितना अच्छा सीड यूज कर रहे हैं। अगर हम अच्छा सीड यूज करेंगे तो हमारी क्वालिटी क्रॉप की क्या होगी? अच्छी होगी। सुपरमार्केट में जाते हो, 2 तरीके के चिप्स रखे होते हैं। जिस चिप्स का टेस्ट अच्छा होता है, क्वालिटी अच्छी होती है, वही तो चिप्स खरीदते हो कि कोई भी चिप्स उठा करके ले आते हो। 2 पेन खरीदने गए हो स्टेशनरी शॉप पे, तो जो पेन लिखता बहुत अच्छा है उसी पेन को ही तो खरीदते हो कि कोई भी पेन उठा करके चले आते हो ऐसे। तो भाई अगर हमें क्रॉप के प्रोडक्शन को, उसकी यील्ड को, उसको क्या करना है? अच्छा करना है, तो हमें सीड्स बहुत अच्छे यूज करने पड़ेंगे। तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट पे हम सीड्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम अपनी वैरायटी को, उसकी क्वालिटी को एग्जैक्टली कैसे सही कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। भाई क्वालिटी इंप्रूव होगी तो अपने आप ही धीरे धीरे करके हम बाकी चीजों को भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो भाई वैरायटी इंप्रूव करने के लिए क्या क्या किया गया था? 2 तरीके की टेक्निक्स यूज की गई थी। फर्स्ट टेक्निक थी हमारी हाइब्रिडाइजेशन की, दूसरी थी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज करने की। अब यहां से आपका एक इंफॉर्मेशन पूछा जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ कॉमन टेक्निक्स वर यूज्ड टू इंप्रूव द क्रॉप वैरायटी। ठीक है, क्रॉप की वैरायटी के कौन से टेक्निक्स यूज की गई थी? तो सबसे पहली टेक्निक यूज की गई थी हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि हम जब 2 प्लांट्स को क्रॉस करवाते हैं, रिप्रोड्यूस। सपोज करो मेरा राइस है, ठीक है, राइस एक मेरा राइस 1 है। राइस 1 जो है ये डिसीज रेजिस्टेंट है। डिसीज रेजिस्टेंट मतलब इसमें बीमारी जल्दी नहीं होती। और मेरी जो राइस 2 है, दूसरा चावल का दाना है, वो बड़ा चावल का दाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया? पहले राइस 1 को राइस 2 के सीड्स निकाल करके आपस में क्या करवा दिया? रिप्रोडक्शन करवा दिया। अब मेरा जो नया राइस का सीड निकलेगा मेरे पास, वो डिसीज रेजिस्टेंट भी होगा, मतलब उसमें डिसीज भी कम होगी और वो चावल का दाना लंबा भी होगा हमारा। क्यों? क्योंकि मैंने 2 वेराइटीज को क्या करवा दिया? क्रॉस करवा दिया। इसी पूरे प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ये 3 तरीके से आप कर सकते हो। पहला होता है आपका इंटरवेराइटल, दूसरा इंटर स्पेसिफिक या इंटर जेनेरिक। अब कंफ्यूजन ये होता है कि इंटरवेराइटल, स्पेसिफिक और जेनेरिक होता क्या है। देखो, वेराइटल का मतलब है आप 2 वेराइटी, जैसे कि मैंने राइस की 2 वेराइटी, राइस में एक नॉर्मल राइस है, एक बासमती राइस है, दोनों को क्रॉस करवा दिया। ठीक है, इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है कि 2 स्पीशीज ही मेरी अलग अलग है, जैसे पोटैटो हो गई और ब्रिंजल हो गया, मैंने इन दोनों को क्रॉस करवा दिया। ठीक है, और उसके बाद इंटर जेनेरिक मतलब उन दोनों में आपस में कोई जुड़वा, मतलब कोई सिमिलैरिटी होती ही नहीं है। मतलब मेरे पास के रिश्तेदार, थोड़े दूर के रिश्तेदार और बहुत दूर के रिश्तेदार, जैसे कि तुम और तुम्हारी बहन जैसे। ठीक है, और फिर उसके बाद हो गया, ये हो गए पास के रिश्तेदार। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़े से दूर के रिश्तेदार मतलब तुम और तुम्हारा कजिन भाई। ठीक है, बहुत दूर का रिश्तेदार मतलब तुम और तुम्हारे मामा के भी बेटे या बेटी। ठीक है, तो इतने दूर के रिश्तेदार जो होते हैं वो इंटरजेनेरिक होते हैं, उन दोनों के सीड्स को क्रॉस किया जाता है। इंटर स्पेसिफिक थोड़े पास के रिश्तेदार होते हैं, जैसे कि पोटैटो और ब्रिंजल को मैंने क्रॉस करवा दिया, वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे कि तुम एक ही फैमिली से बिलोंग करते हो और तुम्हारा कजिन भी एक ही फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो इंटर स्पेसिफिक हो गए। और इंटर वेराइटी का मतलब हो जाता है कि बहुत पास के रिश्तेदार, जैसे कि एक राइस मेरा नॉर्मल था, एक राइस मेरा बासमती राइस था। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का मतलब ये होता है कि हमने उसकी जेनेटिक मटीरियल ही चेंज कर दिया। हमने राइस की जो सीड थी उसमें से वो जीन ही हटा दिया जो उसको डिसीज कॉज कर रहा था। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा, बीटी कॉटन। ठीक है, एक फार्मर था, उसकी जो कॉटन है ना, उसको कीड़े बहुत जल्दी खा लेते थे। तो अब मैंने क्या किया, उसके बीटी कॉटन को निकाल करके, ये लैब में होता है, उसके लैब में जा करके मैंने बीटी कॉटन में से वो जीन ही निकाल दिया जो उसको डिसीज कॉज कर रहा था। ठीक है, या उसके अंदर ऐसी वेराइटी डाल दी, ऐसा जीन उसके अंदर डाल दिया कि वो ऐसा टॉक्सिक मटीरियल प्रोड्यूस कर रहा था कि बीटी कॉटन को तो नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही वो उसको कीड़ा खा रहा था वो खाते ही मर जा रहा था। ऐसी क्रॉप्स को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं, जिसमें हम एक अपना मनपसंद का जीन इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जो उसको
डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक प्रोटेक्ट, जैसे कि वो डिसीज रेजिस्टेंट की प्रॉपर्टी उसको दे रहा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम क्रॉप की वैरायटी इंप्रूव करते हैं। सबसे फैक्टर, हमें हायर यील्ड मिलती है। भाई हम एक ऐसी सीड चाहेंगे ना कि जो कम लैंड में ही, एक लैंड था उस लैंड में हम राइस को ग्रो करवा रहे थे, हमको सिर्फ 1 kg राइस मिल रही थी, फिर हमने ऐसी इंप्रूव्ड क्वालिटी सीड्स यूज करी जिनको हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स मैंने यूज करी। अब मेरे उतने ही लैंड में, जितना मेरे पास लैंड था उतने ही लैंड में मुझे 1 kg की जगह 10 kg राइस मिल रहे हैं। तो भाई इंप्रूव क्वालिटी मिल रही है, एबायोटिक और बायोटिक रेजिस्टेंस मिल रहा है, मतलब वो बाहर के इन्वायरमेंट से खुद को बचा पा रहा है, इंसेक्ट उसको खा नहीं पा रहे हैं। उसके बाद मैच्योरिटी ड्यूरेशन, बस बहुत जल्दी मुझे क्रॉप मिल जा रही है। मेरी एक राइस की वैरायटी जो मुझे 3 महीने बाद मिली थी, एक मेरी वैरायटी है जो मुझे 2 महीने में ही मिल गई। उसके बाद वाइडर अडेप्टेबिलिटी, बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशन में, धूप में, पानी में, खतरनाक बारिश हो रही तब भी मेरा क्रॉप सर्वाइव कर जा रहा है, खतरनाक धूप पड़ रही है फिर भी वो सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, तो वाइडर अडेप्टेबिलिटी है। और डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक, मतलब अगर मुझे छोटा पौधा उगाना तो मैं छोटा उगा पा रही हूँ, बड़ा उगाना तो मैं बड़ा उगा पा रही हूँ। ठीक है, तो ये सारे वैरायटी इंप्रूवमेंट के फैक्टर्स थे जिनको ध्यान में रख करके हमारे ऐसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब हम लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं क्रॉप का, उसको मैनेज कैसे करना है। देखो 3 तरीके के फार्मर्स होते हैं, एक नो कॉस्ट, लो कॉस्ट और एक हाई कॉस्ट। एक ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता तो वो कोई भी टाइप के सीड नहीं यूज करते, उनको उतनी अच्छी वैरायटी भी नहीं मिलती है। एक होते हैं लो कॉस्ट, जो सीड तो अच्छे यूज कर रहे हैं लेकिन उनके पास मशीनरी अच्छी नहीं है। और तीसरे तरीके के होते हैं कि वो बहुत खतरनाक अच्छे हाई कॉस्ट वाले सीड भी यूज कर रहे हैं, मशीन भी यूज कर रहे हैं। उनसे क्या होगा, उनको फायदा भी होगा क्योंकि उनका प्रोडक्शन काफी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो 3 तरीके से आप अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो। पहले तो उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके, दूसरा उनका इरिगेशन अच्छा करके, और तीसरा क्रॉपिंग पैटर्न यूज करके। मतलब अगर आपकी मम्मी आपको खाना अच्छा देगी तो आप हेल्दी रहोगे कि नहीं रहोगे। सिमिलरली अगर आप प्लांट्स को, क्रॉप को अच्छा खाना, अच्छा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करोगे तो उनका प्रोडक्शन बढ़ ही जाएगा। अगर आप उनको पानी, आपको मैं एक दिन पानी नहीं दूं तो जिंदा रह पाओगे। सिमिलरली अगर मैं क्रॉप्स को पानी नहीं दूंगी तो वो मुरझा करके सड़ जाएंगे, मेरा लॉस हो जाएगा। तीसरा ये होता है क्रॉपिंग पैटर्न। सपोज करो आपका और आपका भाई दोनों ही हॉर्लिक्स खाते हैं, तो हॉर्लिक्स खाओगे ज्यादा तो हॉर्लिक्स जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन आप हॉर्लिक्स खा रहे हो, आपका भाई बॉर्नवीटा खा रहा है, तो आपके जो दोनों के समान है हॉर्लिक्स और बॉर्नवीटा, लंबे टाइम तक चलेंगे। सिमिलरली क्रॉप में भी यही होता है कि मैंने क्या किया, 2 ऐसे क्रॉप्स को साथ में ग्रो करवाया जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो इससे क्या होगा, मेरे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी। ठीक है, तो अब अगर मैं न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट देखूं तो न्यूट्रिएंट्स ना मैक्रो और माइक्रो होते हैं जो उनको चाहिए होते हैं। अगर आप टाइम टू टाइम उनको न्यूट्रिएंट्स दोगे जितने क्वांटिटी में चाहिए होंगे तो आपकी क्रॉप की वैरायटी भी इंप्रूव होगी और क्रॉप का प्रोडक्शन भी इंप्रूव होगा। देखो एयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेते हैं, वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सॉइल में से वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और इनसे रिलेटेड एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है तो जरा ये ध्यान से पढ़ लेना कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। मैक्रो मतलब जो उनको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, माइक्रो का मतलब जो उनको कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। अब भाई आप उनको मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, इसको प्रोवाइड करने का तरीका होता है मैन्योर और फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर का डिफरेंस पूछा जाता है तो ध्यान से पढ़ लेना क्या होता है। मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक मटीरियल से बना हुआ होता है। किससे बना होता है, आपके एनिमल एक्सक्रीटा और प्लांट वेस्ट से हम इसको बनाते हैं, और इसको स्मॉल क्वांटिटीज ही न्यूट्रिएंट्स ये प्रोवाइड करती है सॉइल में। जब तक आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मैन्योर को नहीं यूज करोगे, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी ही रहेगी, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जाएंगे ही नहीं। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, ये सॉइल की फर्टिलिटी बहुत इंक्रीज कर देता है। वो चाहे सैंडी सॉइल हो, क्लेई सॉइल हो, किसी भी तरीके की सॉइल हो, वो उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है। लेकिन इसका एक्शन जो होता है वो स्लोअर होता है। अगर मैं बात करूं फर्टिलाइजर की, तो फर्टिलाइजर कम क्वांटिटी में ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और ये केमिकल्स से ज्यादा बना होता है, कमर्शियली बनाया जाता है। अगर आप इसका कंटिन्यूअस यूज करोगे तो सॉइल भी खराब हो सकती है, साथ साथ में वाटर का पॉल्यूशन या एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन भी हो सकता है, और इसका एक्शन जो होता है फास्टर होता है। तो इसका डिफरेंस जरा पढ़ करके जाना। इन 2 तरीके से आप सॉइल में या क्रॉप्स में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हो। फिर आता है आपका, देख रहे हो कितना ज्यादा अमाउंट में हमने मैन्योर यूज किया और कितने कम अमाउंट में हमने फर्टिलाइजर यूज किया है। ठीक है,
और फिर आ जाता है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न, जिसकी वजह से हम उसका प्रोडक्शन मैनेज कर सकते हैं। तो भाई 3 तरीके से हम उसका प्रोडक्शन मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब ये हुआ कि हमने 2 से ज्यादा क्रॉप सीड्स को मिला करके अपना क्रॉप ग्रो करवाया। इससे क्या होता है ना, देखो क्या लिखा है, 2 और मोर क्रॉप्स को हमने एक साथ ग्रो करवाया एक ही छोटे से लैंड के ऊपर, एक ही पीस ऑफ लैंड के ऊपर, जैसे कि व्हीट ग्राम और व्हीट मस्टर्ड को ग्रो करवा रहे हैं, ग्राउंड नट और सनफ्लावर को। इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर बाई चांस आपकी व्हीट मस्टर्ड की क्रॉप खराब हो गई तो व्हीट की क्रॉप तो जिंदा रहेगी, मस्टर्ड की क्रॉप में कीड़ा लग गया तो व्हीट की क्रॉप में कीड़ा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज होता है कि ये रिस्क डिक्रीज कर देती है फेलियर का क्रॉप्स के, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, ये 2 या 2 से ज्यादा सीड्स को मिला करके एक ही छोटे लैंड के ऊपर ग्रो करवाते हैं। इससे क्या है, हमारी रिस्क कम हो जाती है फेलियर ऑफ क्रॉप की। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटर क्रॉपिंग। इसमें क्या करते हैं, देखो मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग दोनों ही सिमिलर होते हैं, लेकिन इंटर क्रॉपिंग में एक डेफिनेट पैटर्न में करते हैं। मतलब मेरा एक जो लैंड है उसमें मैंने 3 रोज बना लिए, ठीक है। एक में मैं व्हीट ही ग्रो करवाऊंगी, एक में मैं सनफ्लावर ही ग्रो करवाऊंगी, एक में मैं ग्राउंडनट ही ग्रो करवाऊंगी। तो आप एक डेफिनेट पैटर्न में ही क्रॉप्स को ग्रो करवाते हो, ठीक है। एक रो में व्हीट हो रहा है, एक रो में सनफ्लावर हो रहा है, एक रो में मस्टर्ड हो रहा है, ठीक है। तो ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली एक साथ एक ही फील्ड पे, लेकिन एक डेफिनेट पैटर्न में, इससे भी यही एडवांटेज होता है कि आपको मैक्सिमम क्रॉप्स मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती है, आपकी फेलियर ऑफ क्रॉप रिड्यूस हो जाती है। इट प्रिवेंट्स पेस्ट ऑल्सो डिसीजेस फ्रॉम स्प्रेडिंग टू ऑल द प्लांट्स, ठीक है। तो ये भाई इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग और क्रॉपिंग पैटर्न पूछा जाता है तो जरा पढ़ लेना। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, देखो क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, डिफरेंट क्रॉप्स इन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लांट सक्सेशन। अब मैंने क्या किया, मैंने 2 क्रॉप ऐसी सिलेक्ट करी जो मैं एक टाइम पे ग्रो करवा रही हूँ। सपोज करो मैंने पहले सीजन में एक क्रॉप ग्रो करवाई, क्रॉप 1, ठीक है। ये वाली जो क्रॉप होती है ये नाइट्रोजन को सबसे ज्यादा यूज करती है, ठीक है। तो अब मेरी सॉइल के अंदर क्या हो गई, नाइट्रोजन की कमी हो गई कि नहीं हो गई। तो अब मैं दूसरी बार में जब ये मेरी क्रॉप निकल जाएगी, हार्वेस्ट हो जाएगी, फिर मैं ऐसी क्रॉप सिलेक्ट करूंगी जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को ऐड करेगा, ना कि रिड्यूस करेगा। वो होते हैं आपके लिग्यूमिनस प्लांट्स। तो मैंने क्या किया, पूरे प्लान कर लिया कि कौन सी क्रॉप मुझे कब ग्रो करनी है, ठीक है। तो ऐसे क्रॉप्स को जब हम ग्रो करवाते हैं तो इसको हम क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं। इससे क्या होता है, आप कॉम्बिनेशन में 2-3 क्रॉप्स को ग्रो करवाओगे एक ही साल में, और आपका हार्वेस्ट भी अच्छा रहेगा और सॉइल में फर्टिलिटी की भी कमी नहीं होगी, आपका प्रोडक्शन अपने आप ही बढ़ जाएगा। एक साल में आपको 2 से 3 क्रॉप्स मिल जाएंगी। ऐसा इसलिए हो जाएगा क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी जल्दी रिड्यूस नहीं होगी। तो भाई इन तीनों का डिफरेंस जरा अच्छे से पढ़ करके जाना। उसके बाद आते हैं हम लोग वीड और पेस्ट के ऊपर, जो कि होता है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। भाई वैरायटी हमने इंप्रूव कर दी अच्छे सीड यूज करके, प्रोडक्शन इंप्रूव कर दिया न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करके, पानी प्रोवाइड करके, इरिगेशन करवा के, और आपने क्रॉप रोटेशन करवा करके, इंटरक्रॉपिंग मिक्स्ड क्रॉपिंग करवा करके। अब बात आ जाती है कि जब हमारा क्रॉप इतना सारा आ जाएगा तो उसको प्रोटेक्ट भी तो करना पड़ेगा, बचाना भी तो पड़ेगा। क्यों बचाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप उनको स्टोर करोगे ना तो कभी कभी उनमें कीड़े पड़ जाते हैं, चूहे खा जाते हैं या फंगस लग जाता है अगर आप ज्यादा टाइम तक उनको रखोगे। तो अब अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारी जो मेहनत है वो तो क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो हमारी मेहनत को बचाने के लिए ये ऐसी टेक्निक निकाली गई जिससे हम क्रॉप की प्रोटेक्शन को कैसे मैनेज कर सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो भाई हमारी जो क्रॉप्स होती है ना जनरली कैसे डैमेज हो जाती हैं, वीड्स और पेस्ट की वजह से। किसकी वजह से डैमेज होती हैं, वीड्स और पेस्ट की वजह से। तो अगर मैं पेस्ट की बात करूं ना तो ये कीड़े होते हैं, ये कीड़े होते हैं एक तरीके के जो प्लांट के सेल के सैप को या उनकी रूट्स को या उनके स्टेप को कट कर देते हैं, कहा जाते हैं या काट देते हैं। और वीड्स जो होते हैं ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। देखो होता क्या है बता देती हूँ। अब ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ना ये ज्यादातर 3 तरीके से प्लांट को अटैक करते हैं, या तो वो उनकी रूट को काट देंगे या स्टेम को या फिर लीफ को काट देंगे। दे सक द सेल सैप फ्रॉम द वेरियस प्लांट का पार्ट। सेल सैप वो होता है जिसके अंदर बहुत न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड, लिक्विड मटेरियल है और न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं प्लांट के अंदर, तो उसको हम सेल सैप कहते हैं। वो चूस गया उसको और हमारा पूरा प्लांट क्या हो गया, खराब हो गया। या रूट को कट कर देते हैं, रूट्स को कट कर देंगे तो वो पानी कैसे एब्जॉर्ब करेगा, स्टेम को कट कर देंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, लीफ को कट कर देंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। उसके बाद क्या कर देते हैं, बोर मतलब छेद कर देते हैं। छेद की हुई स्टेम या लकड़ी में या कोई भी आप फ्रूट लेकर के आ रहे हो उसमें कोई छेद दिख रहा है काला काला, तो वो फ्रूट खाते हो आप लोग, नहीं खाते हो। इससे क्या हो गई, हमारी पूरी क्रॉप खराब हो गई। तो ये सारे इंसेक्ट इन 3 तरीकों से आपकी क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं वीड की, तो वीड आपके अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। अनवांटेड प्लांट्स क्या होते हैं,
आपके क्रॉप के साथ ग्रो करने लग जाते हैं और कंपटीशन करते हैं। जितना भी न्यूट्रिएंट्स हमारे क्रॉप को चाहिए, जितना भी पानी और स्पेस हमारे क्रॉप को चाहिए था, वो सब उनसे छीन लेते हैं। दे क्या करते हैं, दे कम्पीट फॉर फूड, स्पेस एंड इवन लाइट। वीड सारे न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स रिड्यूस हो जाते हैं क्रॉप की ग्रोथ में। तो इसीलिए हमें वीड्स को रिमूव करना चाहिए जब भी हम क्रॉप की क्या कर रहे होते हैं, सोइंग कर रहे हैं। देयरफॉर रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द कल्टिवेटेड फील्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ क्रॉपिंग ग्रोथ इज एसेंशियल फॉर गुड हार्वेस्ट। अगर आपको हार्वेस्ट अच्छी चाहिए अपने क्रॉप की, तो आपको पहले से ही ये वीड्स को रिमूव करना पड़ेगा प्लोइंग के टाइम पे। अगर आप नहीं रिमूव करोगे तो जो भी न्यूट्रिएंट आप अपनी क्रॉप को दे रहे हो वो सारे ये वीड खा जाएंगे। जितना भी पानी आप दे रहे हो वो सब वीड ले जाएगा और आपकी क्रॉप बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो भाई अब इनको कंट्रोल कैसे करना है हम ये देख लेते हैं। देखो, आप इन तरीके से अपने वीड्स, इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हो। सबसे कॉमन तरीका होता है आप पेस्टिसाइड्स यूज करके, जो आते हैं हर्बिसाइड जो कि वीड्स को किल कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को किल कर सकते हैं, फंगीसाइड जो कि फंगस वगैरह लग जाते हैं प्लांट्स में, उनसे आपके क्रॉप को बचा सकते हैं। या फिर आप उनको केमिकल स्प्रे कर सकते हो अपनी क्रॉप प्लांट में, जो कि आपके सीड्स को, आपके क्रॉप को गंदे कीड़ों से, पेस्ट से, अनवांटेड प्लांट से बचा सकता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि अगर आप एक्सेसिव केमिकल्स यूज़ करोगे तो ये पॉइजनस होते हैं आपकी एनिमल्स को, इवन प्लांट को, और साथ साथ में पूरे एनवायरनमेंट को ये खराब कर सकते हैं। इसीलिए मेक श्योर किया जाता है कि जो आपका ये केमिकल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं ये कम अमाउंट में ही यूज़ किए जाएँ, या फिर ना के बराबर ही यूज़ किए जाएँ, ताकि क्रॉप्स को तो नुकसान हो भी ना और आपकी वैरायटी भी इंप्रूव हो और एनवायरमेंटल को डैमेज भी ना हो। तो अब बात आ जाती है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स की। तो भाई वीड और पेस्ट को कंट्रोल कैसे करना है हमने ये देख लिया। अब हमारा जो इतना सारा जो हमारा क्रॉप आ जाता है उसको स्टोरेज कैसे करना होता है। स्टोर इसीलिए करना होता है क्योंकि इतना सारा खाना हम एक बार में तो खा नहीं जाएंगे। और दूसरी चीज भाई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं स्टोरेज के टाइम पे, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, रोडेंट्स, कीड़े मकोड़े या चूहे वगैरह आपके क्रॉप को खा सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। चूहे रोटी रखी है, वो चूहे ने खा लिए, तो उस रोटी को खाओगे? नहीं खाओगे ना। अगर क्रॉप्स को ऐसे चूहे खा जाएंगे, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाएगा, तो ऐसी क्रॉप्स खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। या फिर बहुत तेज आंधी तूफान आया, आपके स्टोरेज ग्रेन के अंदर पानी चला गया, आपकी पूरी जो स्टोरेज वाली क्रॉप थी वो सब खराब हो गई। तो इन सब से बचाने के लिए अपनी क्रॉप को क्या क्या कर सकते हो? देखो, इससे क्या हो जाएगा, उनकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, वेट लूज हो जाता है। देखो, अगर बैक्टीरिया खा जाएगा आधा क्रॉप तो उसका वेट कम नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली पुअर जर्मिनेबिलिटी, मतलब अगर ऐसी सीड्स को आप क्रॉप में कन्वर्ट करने की कोशिश भी करोगे तो वो जर्मिनेट होंगी ही नहीं, आपके जो सीड्स होंगे वो प्लांट में कन्वर्ट होंगे ही नहीं। ठीक है, उसके बाद डिस्कलरेशन हो जाता है, भद्दे कलर के दिखने लगते हैं, और जिसकी वजह से पुअर मार्केटेबिलिटी, मतलब ऐसी सड़ी हुई क्रॉप को आप मार्केट में बेचने जाओगे तो कोई नहीं खरीदेगा। तो इन सब फैक्टर से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? देखो, स्ट्रिक्ट क्लीनिंग कर सकते हैं अपने स्टोरेज हाउस की, जहां पे हम अपने ग्रेन को स्टोर करेंगे। प्रॉपर ड्राइंग कर सकते हैं हम सनलाइट में, जब भी हमारा जो अनाज वगैरह आता है, जो भी हम अपनी क्रॉप ग्रो करवा रहे हैं, उसको हमने प्रॉपर सनलाइट में पहले सुखा लिया, क्योंकि ड्राई जो ग्रेन होता है ना, ड्राई जो क्रॉप होती है उसमें कीड़े जल्दी नहीं लगते हैं। लेकिन अगर आपकी गीली क्रॉप होती है तो उसमें बैक्टीरिया, फंगस लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और फिर हम तो फ्यूमिगेशन कर सकते हैं केमिकल्स का यूज करके अपने स्टोरेज में। फ्यूमिगेशन का मतलब क्या होता है कि केमिकल्स का यूज करके धुआं उड़ाना, ताकि वो केमिकल्स जो होते हैं आपके सारे कीड़े मकोड़ों को मार दे पहले से ही, फिर हम उसकी क्लीनिंग करके अपने ग्रेन को वहां पे स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारे 3 तरीके से क्रॉप की वैरायटी इंप्रूव करके, क्रॉप के प्रोडक्शन को मैनेज करके और उसको प्रोटेक्शन दे करके हम अपने क्रॉप का यील्ड जो है, क्रॉप का जो यील्ड है वो बहुत 10 टाइम्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स को यूज करके ही आज के टाइम पे इंडिया जो है इतने अच्छे अमाउंट में क्रॉप प्रोडक्शन कर रहा है, खुद की फूड स्कैरिसिटी से डील भी कर रहा है, और साथ साथ में बाहर आउट ऑफ इंडिया भी आपका ग्रेन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, वन शॉट जस्ट 20 मिनट्स। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये है टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसका लिंक जो है सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू-भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।